हेलो माय डियर। स्वागत है आपका एग्ज़ाम एनालिसिस्ट में और आप देख रहे हैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम एनालिसिस। ये 14 दिसंबर को फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस हुए हैं मैं उनको करवाती हूँ। 26 जून 2025 में को निम्नलिखित में से 26 जून 2025 को निम्नलिखित में से किस संस्था ने अपना 80 स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी कारण हर वर्ष 26 जून को यूएनओ की स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार 26 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र संगठन ने अपना 80 स्थापना दिवस मनाया। यूएनओ का उद्देश्य जो था वो विश्व में शांति बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना और मानवाधिकार की रक्षा करना है। प्लाज्मोडियम निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्रजनन किया जाता है? तो प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया रोग का परजीवी है और यह बहुविखंडन या बहुविभाजन द्वारा प्रजनन करता है। तो प्लाज्मोडियम जो मलेरिया रोग का परजीवी है जो मानव शरीर को मुख्य रूप से बहुविखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन करता है। इस प्रक्रिया में एक कोशिका कई बार विभाजित होकर अनेक नई कोशिकाएं बनाती हैं। इस कारण मलेरिया संक्रमण तेजी से फैलता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 में कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 जो है इनमें से किसे दिया गया? तो ये मनु भाकर है। मनु भाकर को निशानेबाजी में, डी गुकेश को शतरंज में, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी में, प्रवीण कुमार को पैरा जंपिंग में दिया गया है। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है 139 व्यक्ति, जिसमें से 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण, 113 पद्म श्री और 23 महिलाएं, 10 विदेशी और 13 मरणोपरांत सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी थे। जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर वी नारायणन को। उससे पहले थे एस स्वामीनाथन और अब बने हैं डॉक्टर वी नारायणन। तो 14 जनवरी 2025 को डॉक्टर वी नारायणन को इसरो का अध्यक्ष चुना गया है। पूर्ववर्ती उन्हें एस स्वामीनाथन की जगह ले ली है। अजय वॉरियर 25 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से आयोजित हुआ है। संस्करण ये था आठवां संस्करण था। कब हुआ था? 17 नवंबर से 23 नवंबर 2025 तक। कहाँ हुआ था? फॉरेन ट्रेनिंग नोड, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान, भारत में हुआ था। भारतीय सेना जो थी वो सिख रेजिमेंट के जवान थे। ब्रिटिश सेना में 4th लाइट ब्रिगेड की 2nd बटालियन रॉयल गोरखा राइफल्स शामिल थे। अब नेक्स्ट उद्देश्य इसका क्या था? आतंकवाद रोधी अभियान पर ध्यान केंद्रित करना, सर्वप्रथम प्रथाओं का आदान प्रदान, सामरिक दक्षता और संयुक्त प्रतिक्रिया क्षमता विकसित करना था। मानव शरीर में लिपिड और प्रोटीन की छटाई, टैगिंग और पैकेजिंग और वितरण कहाँ होता है? तो ये गोल्जी तंत्र, गोल्जी उपकरण जिसे पैकेजिंग भी करता है। मतलब और क्या होता है? इसे कोशिका का पोस्ट ऑफिस कहते हैं। इसे कोशिका का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रोटीन और लिपिड की छटाई, टैगिंग, पैकेजिंग, उचित स्थानों तक उनका वितरण किया जाता है। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन करता है। लाइसोसोम अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करता है। लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये पीबी है। पीबी लेड। यह लैटिन भाषा प्लम्बम से लिया गया है जिसका अर्थ है सीसा। इस शब्द में प्लबिंग शब्द भी बना है क्योंकि पुराने समय में पाइप लेड से बनाए जाते थे। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में कौन सा कथन सही है? पौधों में कोशिकाओं में केवल सेल वॉल पाई जाती है। गलत। बस कोशिकाओं में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाई जाती हैं। गलत। पौधों की कोशिकाओं में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाई जाती हैं जबकि पशु कोशिकाओं में केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सही है। पौधे और पशु दोनों कोशिकाओं में केवल सेल वॉल पाई जाती है। नहीं। तो सही कौन सा है? सी। ओके। तो
पौधे की कोशिकाओं में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक कठोर परत सेल वॉल होती है जो कोशिकाओं के आकार और मजबूती देती है, जबकि केवल पशु कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं होती है। इनमें केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है जो पदार्थ को अंदर बाहर जाने को नियंत्रित करती है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कितना रहा है? 96वां स्थान रहा है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया। भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर रहा है, जिसका स्कोर 38 रहा है। शीर्ष डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर। पड़ोसी देश पाकिस्तान का जो था वो 135, बांग्लादेश का 149 और श्रीलंका का 121 स्थान रहा है। ओम का नियम कब मान्य होता है? जब चालक का तापमान स्थिर रहता है। जब चालक का तापमान बदलता है? नहीं। जब चालक की लंबाई बदलती है? नहीं। जब चालक का पदार्थ बदल दिया जाता है? नहीं। जब चालक का तापमान स्थिर रहता है। ओम के नियम के अनुसार यह चालक का तापमान और भौतिक अवस्था स्थिर रखी जाए तो चालक के प्रवाहित धारा आई और उस पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। यह तापमान बदलता है तो चालक का प्रतिरोध बदल जाता है और नियम का मान्य नहीं रहता है। जब मान्य नहीं रहता है। अल्पसंख्यकों के स्वरोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सितंबर 2025 में रेवंत अन्ना का सहारा मिस्कीन ला कोशम योजना द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये तेलंगाना में शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था? अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान करना। राशि 1 लाख तक वित्तीय सहायता थी। शुरू करने की तिथि सितंबर 2025 के आसपास थी। अन्य योजना इसी के साथ इंदिरम्मा अल्पसंख्यक महिला योजना भी शुरू की गई थी। एक व्यक्ति ए से बी 2 मिनट में 1000 मीटर तय जाता है, फिर वापस बिंदु सी तक 400 मीटर दूरी 2 मिनट में तय करता है, तो औसत वेग क्या होता है? तो औसत वेग का जो फार्मूला होता है वो कुल विस्थापन अपॉन समय होता है। कुल विस्थापन अपॉन समय होता है। ठीक है, अब यहाँ पे विस्थापन निकालना है। 1000 मीटर जाता है और फिर वापस आकर बिंदु सी पर 400 मीटर की दूरी, तो यहाँ से 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे कुल तो ये 400 और 1000। ठीक है, यहाँ पे विस्थापन निकालना है तो विस्थापन यहाँ पे 600 होगा, क्योंकि 1000 मीटर गया और फिर वापस आके 400 मीटर, तो विस्थापन कितना रहा? 600 ही रहा। और टाइम कितना रहा? टाइम तो 2 मिनट इधर 2 मिनट इधर, तो 4 मिनट हुए और 4 को सेकंड में बदलेंगे तो 240। ठीक है, अब फार्मूले में लगाएंगे। औसत वेग क्या था? कुल विस्थापन कितना था? 600 था और कुल समय 240। ठीक, 10 24 2 5 2.5 मतलब 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। ठीक, अब देखते हैं दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र क्या होता है? तो दर्पण के लिए जो आवर्धन का सूत्र होता है ये m है। जो दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र होता है वो m माइनस v अपॉन यू। v जो होता है वो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है, u जो होता है वो दर्पण से वस्तु की दूरी होती है। ये किसके लिए? दर्पण के लिए। और मिरर के लिए, अब दूरियों के रूप में लेंस के लिए जो होता है, लेंस के लिए होता है जो है वो m। दूरियों के लिए वही फार्मूला होता है, बट लेंस में जो माइनस की जगह होता है वो प्लस होता है, माइनस की जगह प्लस कर दिया जाता है। ठीक है, अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार महत्व जो था, चिन्ह परिपाटी का जो महत्व है उसको समझते हैं। अगर m का मान 0 से बड़ा है तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा। अगर ऋणात्मक बन रहा है m मतलब 0 से छोटा है तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनेगा। अगर m का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा, अगर 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा, अगर बराबर है तो प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, ग्रेगर जॉन मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स का प्रयोग क्यों किया था? आनुवंशिकता विविधता का अध्ययन करने के लिए। देखते हैं
तो ग्रीगर्स और मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स का प्रयोग क्यों किया था? आनुवंशिक विविधता के अध्ययन के लिए। एक मिनट होल्ड करते हैं इसको। पौधे की वृद्धि पर पर्यावरण के प्रभाव के अध्ययन करने के लिए। देखते हैं इसको बाद में। निश्चित और शुद्ध लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी समझने के लिए। सी ऑप्शन होगा। पौधे की वृद्धि को तेज रोकने के लिए, नहीं तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। ठीक है। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स वे पौधे होते हैं जो स्व पर परागण करने पर भी हर पीढ़ी में समान लक्षण प्रदर्शित करते हैं। मेंडल ने ऐसे पौधे का प्रयोग इसलिए किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दिखाई देने वाले लक्षण पर्यावरण से प्रभाव नहीं बल्कि आनुवंशिक कारणों से होता है। उन्हें विरासत के नियमों को स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिली, इसीलिए इसका प्रयोग किया था। प्लास्टिक कचरे से निपटान से मुख्य रूप से सतत विकास का कौन सा लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG से संबंधित? तो SDG 12 उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन। तो प्लास्टिक कचरे से निपटान सीधे तौर पर उत्पादन और उपभोग के तरीकों से जुड़ा होता है। SDG 12 का उद्देश्य जो था वो संसाधनों की समझदारी से उपयोग करना, कचरे को कम करना, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना था। इसलिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट मुख्य रूप से SDG 12 से संबंधित माना जाता है। नवंबर 2025 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अंडरग्राउंड सुरंग के लिए किस IIT ने साझेदारी की थी? तो IIT दिल्ली ने। नवंबर 2025 में DMRC ने IIT दिल्ली के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और अटल इनकम्बेशन सेंटर के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया। इस साझेदारी का उद्देश्य अंडरग्राउंड सुरंग से सीधे जुड़ी शोध और नवाचार गतिविधियों, शहरी मोबिलिटी समाधान और तकनीक विकास को बढ़ावा देना है, जैसे स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा संचालित सिस्टम पर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट तकनीक आदि पर काम करना है। तो देखते हैं यदि ABC के pH मान क्रमशः 3, 7 और 14 हैं तो कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए A प्रबल अम्ल है, इसका 3 है, और C प्रबल क्षार है, सही है। B प्रबल अम्ल है, नहीं। C प्रबल क्षार है, वो तो सही है। A उदासीन है, नहीं। C उदासीन है, C तो उदासीन नहीं, C उदासीन नहीं क्योंकि C का 14 है। ठीक है। तो pH मान जो होता है अगर 7 के बराबर है तो पदार्थ उदासीन होता है। अगर 7 से छोटा है तो पदार्थ अम्लीय होगा, जिनका pH मान जितना कम उतना प्रबल अम्ल होता है। pH मान अगर 7 से बराबर है तो पदार्थ क्षारीय होता है, जितना pH मान अधिक प्रबल क्षार होगा, इसलिए A होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए वकालत के कितने साल के अनुभव को फिर से अनिवार्य कर दिया है? तो 3 साल के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 को यह निर्णय बहाल किया है कि न्यायिक सेवा में प्रवेश स्तर के पदों जैसे सिविल जज जूनियर डिवीज़न के लिए उम्मीदवारों के पास कम से कम 3 वर्ष तक वकील के रूप में कानूनी अभ्यास का अनुभव होना अनिवार्य है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि न्यायपालिका में शामिल करने वाले उम्मीदों के पास प्रत्यक्ष कोर्टरूम अनुभव हो। यह नियम पहले के 2002 के फैसले के उलटता है, जिससे ताज़ा विधि स्नातकों को सीधे भर्ती की अनुमति दी गई थी। नियम बहाली क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ 2025 मामले में यह फैसला सुनाया, जिससे निचली न्यायपालिका में जज बनाने के लिए न्यूनतम 3 साल की प्रैक्टिस ज़रूरी हो गई। चिप्स के ऑक्सीकरण और नमी से बचाने के लिए उनके पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन। चिप्स में मौजूद वसा ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ऑक्सीकरण के कारण खराब हो सकती है। नाइट्रोजन गैस एक निष्क्रिय गैस होती है, ऑक्सीजन को पैकेटों से बाहर रखती है और नमी के प्रभाव को कम करती है। चिप्स को लंबे समय तक ताज़ा और कुरकुरा बनाए रखती है, इसी कारण चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। यदि किया गया कार्य 100 जूल और आवेश 5 कूलाम है तो विभवांतर का फार्मूला क्या होता है? तो विभवांतर कितना होगा? तो विभवांतर जो होता है वो W/Q, और यहाँ पे W दिया गया है 100 जूल और ये दिया गया है 5, कितना आएगा? 20। तो ऑप्शन C
DC 20 वोल्ट। 2025 में रूस और ईरान के बीच राजनीतिक, ऊर्जा और आर्थिक संबंधों को लेकर किस अवधि की रणनीति साझेदारी के लिए नए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये 17 जनवरी, ये 20 साल के लिए अवधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रूस और ईरान ने 17 जनवरी 2025 के व्यापक रणनीति साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में गहरा सहयोग शामिल है। यह समझौता 20 साल की अवधि के लिए बनाया गया और इसका उद्देश्य दोनों दिशा के बीच कूटनीतिक, ऊर्जा और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना है। कौन सा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? मेरुरज्जु, स्पाइनल तंत्रिका, कपाल तंत्रिका, संवैयिक मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। तो केंद्रीय तंत्रिका CNS में केवल मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल होते हैं, जबकि स्पाइनल नर्व में क्रेनियल नर्व और ऑटोनॉमिक नर्व सभी परिधीय तंत्रिका के भाग होते हैं। इसके लिए सही उत्तर स्पाइनल कॉर्ड है। किसी पदार्थ के कणों की गति के कारण दूसरे पदार्थ में अपने आप मिल जाना क्या कहलाता है? तो ये विसरण कहलाता है। विसरण। संघनन क्या होता है? अगर कोई गैस है उससे द्रव में बदल रही है तो संघनन होगा। वशीकरण क्या होता है? मतलब किसी सतह पर किसी जल या लिक्विड का सोखना। और उद्पादन जो होता है वो उद्पादन में क्या होता है कि कोई ठोस है वो गैस में बदल रही है। जैसे उद्पादन में एग्जाम्पल हम कपूर का रखते हैं, ठीक है। अमीबा में जनन के दौरान कोशिकाएं किस प्रकार विभाजित होती हैं? दो करके विभाजित होती हैं। अमीबा में जनन के दौरान कोशिकाएं 2 भागों में विभाजित होती हैं। यह प्रक्रिया द्विविभाजन कहलाती है, जो कि एक अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है। अल्ट्रासाउंड का प्रयोग उद्योगों में किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो धातुओं के मध्य दरार का पता लगाने के लिए, धातुओं को पिघलाने के लिए गलत है, धातुओं को रंगने के लिए भी, धातुओं को ठंडा करने के लिए भी गलत है। धातुओं में अल्ट्रासाउंड तरंगों का उपयोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के रूप में किया जाता है। इन तरंगों को धातु के भीतर भेजा जाता है। यदि अंदर कोई दरार, छेद या दोष होता है तो यह तरंग परावर्तित होकर वापस आ जाती है। इसलिए इसी परिवर्तन के आधार पर धातुओं के आंतरिक दोषों का पता लगाया जाता है, बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए। इसलिए सही उत्तर जो है वो धातुओं के मध्य दरार का पता लगाना है, मतलब ऑप्शन ए है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये एक अपघटन अभिक्रिया होती है। ऑप्शन सी होगा, अपघटन अभिक्रिया होती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और यह एक अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया होती है। इससे एक उत्पाद टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल उत्पाद बनाता है और यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है, क्योंकि इसमें ऊष्मा गर्मी की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए ये रिएक्शन याद कर लेना, देख लेना। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिक्रियाशीलता श्रेणी में एल्यूमीनियम और तांबे के बीच में स्थित है? तो देखिए, जो चांदी है और सोना, जो चांदी और सोना है वो कॉपर के नीचे है, और जो एल्यूमीनियम और कॉपर इनके बीच में जिंक और लोहा आता है। अब इसमें मुझे नहीं पता कौन सा ऑप्शन ज़्यादा करेक्टली होगा, बट मैंने बता दिया कि एल्यूमिनियम कॉपर के बीच में जिंक और लोहा आता है। जो देख लेते हैं इस टेबल में, देखिए एल्यूमिनियम और कॉपर के बीच बोला गया, तो एल्यूमिनियम ये है, कॉपर ये है, ठीक। तो इसमें देखिए यहाँ पे जिंक ये रहा और आयरन ये रहा, तो इन दोनों के लिए होगा, ठीक है। मैंने इसको पहले ही बता दिया, ये क्रियाशीलता के आधार पर होती है ये टेबल, और इसमें जो ऊपर की धातुएं होती हैं वो नीचे वाली धातुओं को उसके यौगिक से स्थापित कर देती हैं, बट नीचे वाली ऐसा नहीं कर पाती है। निम्नलिखित में से कौन स्थितिज ऊर्जा के बारे में सही है? यह कभी गतिज ऊर्जा में नहीं बदलती, गलत। यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, गलत। इसका मान पृथ्वी की सतह पर शून्य माना जा सकता है, सही। या केवल गतिमान वस्तुओं में पाई जाती है, ऐसा भी नहीं। स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो mgh होता है। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल सकती है, जैसे ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु। पृथ्वी की सतह को अक्सर संदर्भ स्तर माना जाता है, इसलिए वहाँ स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य लिया जाता है।
जब कोई वस्तु समान वेग से गति करती है तो उसका कौन सा कथन गलत है? वेग और समय का गुणनफल त्वरण देता है, गलत। यही तो गलत है। देखो, त्वरण का फार्मूला ही होता है वेग अपॉन समय, तो ये तो उल्टा ही हो गया ना। त्वरण का फार्मूला वेग अपॉन समय। ठीक, देखते हैं यहाँ पे समान वेग की स्थिति में समान वेग की स्थिति में वेग स्थिर रहता है, इसलिए त्वरण 0 होता है। वी ग्राफ में वेग स्थिर होने पर रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है। वेग गुणे समय विस्थापन देता है, त्वरण नहीं देता है। ठीक, त्वरण वेग के परिवर्तन की दर है, जिसका सूत्र ये होता है। सही है। जुलाई 2025 में स्विमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में किस कनाडाई स्विमर को माइकल फेल्प्स का रिकॉर्ड तोड़ा? तो यह है समर मैकिन्टोश, ऑप्शन ए। गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या है? ये देखिए, शायद 12 तारीख के भी एग्ज़ाम में आया है, 11 के भी एग्ज़ाम में, मतलब 11 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का, उसमें भी ये गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला है। तो इसके लिए मैंने स्मॉल g इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। ठीक, तो इसके लिए ऑप्शन शायद बी है, देख लेना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम इनमें से किसने दिया था? तो ये एंटोनी लावोजियर ने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम सबसे पहले फ्रांसीसी विज्ञानी एंटोनी लावोजियर ने दिया था। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। अब गति के नियम किसने दिए हैं? आइजैक न्यूटन ने। सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन। रेडियोधर्मिता क्षय का नियम अर्नस्ट रदरफोर्ड ने। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान जो रहा है वो तीसरा स्थान रहा है। तो भारत 64 यूनिकॉर्न के साथ वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका पहला, चीन दूसरे और जबकि भारत प्रमुख शहर में बेंगलुरु शीर्ष पर है, जो वैश्विक स्तर पर 7वें स्थान पर है, और मुंबई 22वें और गुरुग्राम 27वें पर था। तो ये वैश्विक स्तर पर जो भारत है वो तीसरे स्थान पर है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका पहले पर और चीन दूसरे पर है। प्रमुख भारतीय यूनिकॉर्न ज़ेरदा ड्रीम 11 और रेजरेप सभी $7.5 बिलियन या उससे अधिक मूल्यांकन के साथ रहा है। सिविल सेवा दिवस 2025 का विषय क्या रहा है? तो ये नागरिक सशक्तिकरण और पारदर्शी प्रशासन, ये इसकी थीम रही है। तो सिविल सर्विसेज डे जो होता है वो 21 अप्रैल 2025 को मनाया गया। एक आधिकारिक विषय सशक्त प्रशासन, सशक्त राष्ट्र, विकसित भारत @ 2047 थी इसकी थीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2025 में 42,000 करोड़ की लागत से किसानों के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो ये योजना रही है PM धन धान्य कृषि योजना। अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से 42,000 करोड़ की लागत वाली PM धन धान्य कृषि योजना लॉन्च की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सरल विधिकरण को प्रोत्साहन करना, सिंचाई और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना है। यह योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने पर केंद्रित है, जिससे उनकी आय में स्थायी वृद्धि हो सके। अमन सहरावत किस खेल से संबंधित है? तो अमन सहरावत जो है वो कुश्ती से रिलेटेड है, ऑप्शन बी होगा। ठीक, तो प्रमुख उपलब्धियां जो है वो पेरिस 2024 ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती वर्ग में कांस्य पदक जीता। अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और एशियाई चैंपियन और एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीते। मई 2025 में पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं लुइस मोंटेनेग्रो। मोंटेनेग्रो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं और उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक अलायंस के तहत चुनाव में भाग लेती है। कौन सा तत्व लेड को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा? तो ये जो है
तांबा कॉपर जो है वो स्थापित नहीं कर पाएगा। किसी धातु की प्रतिस्थापन क्षमता उनकी क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। जो धातु क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर है वह नीचे वाली धातु को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर सकती है। सीसा क्रियाशीलता श्रेणी में तांबा के ऊपर होता है, इसलिए तांबा सीसा को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, जबकि मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, कैल्शियम सभी सीसा से अधिक क्रियाशील, इसलिए वो लेड को उसके यौगिक से हटा सकते हैं। भारत ने किस देश से जूट के उत्पादन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है बांग्लादेश। ठीक, भारत सरकार ने बांग्लादेश से कुछ जूट उत्पादों और रस्सियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। खासकर भूमि मार्गों के माध्यम से होने वाले आयात पर तुरंत प्रभाव से रोक लागू की है। अनुमत मार्ग अब इन वस्तुओं का आयात केवल महाराष्ट्र में स्थित नावा शेवा समुद्री बंदरगाह के माध्यम से ही किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मई 2025 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पुरस्कारों में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये सुभाषिस बोस है। सुभाषिस बोस को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। यह सम्मान भुवनेश्वर उड़ीसा में 2 मई 2025 को आयोजित AIFF अवार्ड समारोह के दौरान दिया गया है, जहां बोस की मोहन बागान सुपर जायंट टीम के योगदान और प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब इसके लिए AIFF पुरस्कार विजेताओं की सूची देख लेते हैं। इसमें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? सुभाषिस बोस। विजेता फुटबॉल क्लब जो था वो मोहन बागान सुपर जॉइंट। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो हैं सौम्या गोगुलोथ, पूर्वी बंगाल की हैं। वर्ष का होनहार पुरुष खिलाड़ी ब्रिसेन फर्नांडीज। वर्ष की होनहार महिला खिलाड़ी तोइजाम थोइबिसान चानू। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर विशाल कैथ। सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर एलगबम पथोई चानू। वर्ष का पुरुष कोच खादिल जमील। वर्ष की महिला कोच सुजाता कर। वर्ष की पुरुष रेफरी वेंकटेश आर। वर्ष का पुरुष सहायक रेफरी बैरामुथ पी। वर्ष की महिला रेफरी टेकचौम रंजीता देवी। वर्ष की महिला सहायक रेफरी री ओहलांग धर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद पे पेश बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा GDP का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो ये 4.4% है। संसद में पेश केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत सरकार ने राजकोषीय घाटों का लक्ष्य GDP का 4.4% रखा है। राजकोषीय घाटा वह स्थिति होती है जब सरकार का कुल व्यय उसके कुल राजस्व से छोड़कर अधिक हो जाता है। यह संकेत देता है कि सरकार को अपने खर्च को पूरा करने के लिए कितना उधार लेना पड़ेगा। ओम के नियम के अनुसार यह चालक पर विभवांतर 2 गुना हो जाता है तो धारा कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार जो विभवांतर होता है वो धारा के समानुपाती होता है। ठीक, तो V अगर 2 गुना हुआ तो धारा भी 2 गुना होगी। ठीक, तो ऑप्शन बी होगा। अवतल दर्पण में यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन सी होगा। ठीक, जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो परावर्तित किरणें वापस उसी बिंदु से मिलती हैं, इसलिए प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु के बराबर आकार का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग का अपना स्वयं का DNA होता है? तो ये प्लास्टिड और माइटोकांड्रिया दोनों का होता है, लेकिन इसमें से 2 ऑप्शन है तो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो होगा वो माइटोकांड्रिया ही होगा। ठीक है, माइटोकांड्रिया और प्लास्टिक दोनों के पास स्वयं का DNA और राइबोसोम होता है, इसी कारण इन्हें अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। माइटोकांड्रिया ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं, प्लास्टिड प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। केंद्रक जो में DNA होता है, लेकिन यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, इसे इस प्रश्न में समानता शामिल नहीं किया जा सकता। लाइसोसोम में अपना DNA नहीं होता है और इसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। यदि एक वस्तु विरामावस्था में चलना शुरू करती है, उसे 5 सेकंड तक 2 मीटर प्रति
सेकेंड स्क्वायर का समान त्वरण प्राप्त होता है तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? तो v बराबर u प्लस ए टी। ठीक, u माना गया 0, a है 2, ये है 5, 10। ऑप्शन सी। जल में शर्करा को मिलाएंगे तो क्या होता है? जब जल को शर्करा में मिलाई जाती है तो यह पानी में घुल जाती है, जिससे एक समांगी घोल बनता है। इससे चीनी के और पानी के अणुओं के बीच खाली जगहों में फैल जाता है और यह एक भौतिक परिवर्तन है। इसका विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है, जबकि हिमांक घट जाता है और यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, क्योंकि वाष्पीकरण से चीनी वापस मिल सकती है। अपघटन अपक्रिया कैसी होती है? तो अपघटन अपक्रिया जो होती है वो ऊष्माशोषी होती है। अपघटन अपक्रिया में यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाते हैं। इस प्रकार की अपक्रिया होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत, इसलिए इसे ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, इसलिए इसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहा जाता है। इथेनॉल की प्रकृति कैसी होती है? तो ये उदासीन होती है। इथेनॉल एक अल्कोहल है। ठीक, यह जल में घुलने पर ना तो प्लस हाइड्रोजन आयन देता है और ना ही OH आयन देता है, इसलिए यह अम्लीय और क्षारीय नहीं होता है। इसी कारण इसे एथेनॉल की प्रकृति उदासीन होती है। यह नीले या लाल लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता है। इथेनॉल एक रंगहीन, ज्वलनशील, वाष्पशील तरल है। इसमें हल्की गंध और तीखा स्वाद होता है। यह प्रकृति में ईस्ट द्वारा शर्करा के किण्वन से बनता है। पानी और कई कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है। इसे ईंधन, दवा और विलायक के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जो एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक बनाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार उत्प्लावन बल का मान किसके बराबर होता है? तो वस्तु के भार के बराबर? नहीं। वस्तु के आयतन के बराबर? नहीं। विस्थापित द्रव के भार के बराबर। ये ऑप्शन बी होगा। द्रव के घनत्व के बराबर नहीं होता है। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु पूरी या आंशिक रूप से द्रव में डूबी होती है तो उस पर एक ऊपर की ओर बल लगता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। इस उत्प्लावन बल का मान वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। 2025 एशियाई शीतकालीन खेल चीन के किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो ये हार्बिन में आयोजन हुआ था इनका। एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन चीन के हार्बिन शहर में किया गया था। 2025 में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल, यह योजना 7 से 14 फरवरी तक हुआ था। हाल में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने श्रमिकों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू की है। यह एक किफ़ायती बीमा योजना है जिसका उद्देश्य श्रमिकों को व्यापक सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है। एसीटोन, पेट्रोल या इत्र हथेली पर डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? तो ये वाष्पीकरण के कारण होता है। एसीटोन जो होता है वो पेट्रोल और इत्र अत्यधिक वाष्पशील पदार्थ होते हैं। हथेली पर डालते ही ये पदार्थ तेज़ी से वाष्पीकृत हो जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में ये पदार्थ अपनी गुप्त ऊष्मा हमारी हथेली से ले लेते हैं। हथेली से ऊष्मा निकल जाने के कारण तापमान कम हो जाता है, इसलिए हथेली ठंडी महसूस होती है। सशप में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? गुणसूत्रों द्वारा? ऐसा नहीं है। नहीं। हार्मोन के प्रभाव से? नहीं। अंडों के ऊष्मायन ताप से? तक के आकार? नहीं। अंडों के ऊष्मायन ताप से होता है। तो अधिकांश सशप जो होते हैं लिंग निर्धारण तापमान पर निर्भर होता है। अंडों के ऊष्मायन के दौरान जिस तापमान पर अंडे रखे जाते हैं वही यह तय करता है कि नर है या मादा का विकास होगा। उदाहरण के लिए कई कछुओं में कम तापमान नर, अधिक तापमान मादा। मगरमच्छों में मध्यम तापमान पर नर विकसित होता है। इसलिए सशपों में सामान्यतः गुणसूत्रीय प्रणाली नहीं पाई जाती है। पौधे जमीन से क्या लेते हैं? जल और खनिज लवण। पौधे जड़ के माध्यम से मृदा से जल और खनिज लवण अवशोषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे वायुमंडल से पत्तियों के रंध्र द्वारा लेते हैं और ऑक्सीजन जो होता है वो पौधे श्वसन के लिए वायु मृदा से लेते हैं, और यह मुख्यतः जमीन के से अवशोषण का उत्तर नहीं माना, इसलिए उत्तर जल और खनिज है। पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो ये अंडाशय में होता है। अंडाशय।
निषेचन की प्रक्रिया अंडाशय के भीतर स्थित बीजांड में होता है। परागकण वर्तिकाग्र पर गिरकर पराग नली बनाता है जो वर्तिका से होकर अंडाशय तक पहुंचती है। पराग नली के माध्यम से नर युग्मक बीजांड में उपस्थित अंडाशय से मिलते हैं और यही निषेचन होता है। कौन सा कार्बनिक यौगिक विद्युत का अच्छा चालक होता है? तो ये है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। वे मुक्त इलेक्ट्रॉन परतों के भीतर आसानी से गतिशील होते हैं जिससे ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक बनता है। इसके विपरीत हीरा में सभी इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध से बंधे रहते हैं इसलिए विद्युत का चालन नहीं होता है। मीथेन और एथेनॉल जैसे कार्बनिक यौगिक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं इसलिए वे भी चालक नहीं होते। भारत सरकार ने E0 FIR सिस्टम लॉन्च किया है जो कितने रुपये से अधिक की साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों को नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल या हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज करने पर एक तुरंत ऑटोमेटिक FIR में बदल देता है। तो ये 1 लाख तक माना, सॉरी 1 लाख नहीं, ये 10 लाख तक माना गया है। सी ऑप्शन होगा 10 लाख। तो भारत सरकार ने E0 FIR नामक नई डिजिटल प्रणाली लॉन्च की है जिससे राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज की गई साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें जो 10 लाख रुपए से अधिक की वित्तीय नुकसान से संबंधित स्वतः एक FIR में बदल दी जाती है। यह पहल तेज और प्रभावी जांच के लिए डिज़ाइन की गई है ताकि साइबर अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो सके और पीड़ितों को न्याय जल्द मिले। यह सुविधा फिलहाल दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है, जल्द ही पूरे देश में लागू होने की योजना है। मार्च 2025 में स्वास्थ्य सीमा क्षेत्र के लिए AI वॉइस असिस्टेंट ड्रैगन कॉपिलोट किस कंपनी लॉन्च किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने। मार्च 2025 में माइक्रोसॉफ्ट ने ड्रैगन कॉपिलोट नामक AI आधारित वॉइस असिस्टेंट को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया। यह टूल डॉक्टर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल को क्लिनिकल नोट्स तैयार करने और डॉक्यूमेंटेशन, ऑटोमेशन और वॉइस टू टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है। ड्रैगन कॉपिलोट जो माइक्रोसॉफ्ट के नन्स ड्रैगन मेडिकल टेक्नोलॉजी द्वारा पर आधारित है जिसका उद्देश्य डॉक्टरों के प्रशासनिक बोझ कम करना तथा मरीजों की देखभाल में सुधार करना है। हाल ही में गुजरात का साइबर FIR पोर्टल का नाम क्या है? तेरा तुझको अर्पण पोर्टल। गुजरात सरकार ने हाल ही में साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल नाम से एक साइबर FIR साइबर शिकायत सहायता पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है तेरा तुझको अर्पण। यह विशेष रूप से साइबर धोखाधड़ी से पीड़ितों को रिफंड और शिकायत समाधान में सहायता प्रदान करता है। इस पोर्टल का उद्देश्य साइबर अपराधियों के खिलाफ शिकायतों को तेजी से निपटाना और पीड़ितों के ऑनलाइन सुविधा देना है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आई प्रगति नाम का एक अन्य पोर्टल भी शुरू किया गया है लेकिन यह मुख्यतः FIR प्रक्रिया की स्थिति और प्रगति के अपडेट के लिए है। पिनाका मिसाइल की रेंज क्या है? तो पिनाका मिसाइल की रेंज उसके संस्करण पर निर्भर करती है। पिनाका मार्क 1 लगभग 40 किलोमीटर की मारक क्षमता है। पिनाका मार्क 2 60 से 75 किलोमीटर की रेंज है। गाइडेड पिनाका मार्क 3 90 किलोमीटर से अधिक और 120 किलोमीटर तक की क्षमता है। भविष्य के संस्करण रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने 300 मीटर रेंज वाली पिनाका रॉकेट विकसित कर रहा है जिसे भविष्य में सेना में शामिल किया जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? केवल गतिज ऊर्जा नहीं, केवल स्थितिज ऊर्जा नहीं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। ये मैंने जो इसकी पिछली वाली क्लास गई है उसमें मैंने इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया और नेक्स्ट दिन ही उसका क्वेश्चन आ गया। वाह। यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु को गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। जब कोई वस्तु गति में होती है तो उसके पास गतिज, जब कोई वस्तु स्थिति या ऊंचाई के कारण ऊर्जा होती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जो स्वैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो किस पर निर्भर करती हैं? मेरुरज्जु पे। देखिए इसका कंफर्म आंसर तो नहीं पड़ता है बट मेरुरज्जु ही लग रहा है मुझे। स्वैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित करते हैं जैसे चलना, लिखना और बोलना। हाँ मेरुरज्जु है, ऑप्शन डी। इन क्रियाओं के लिए मस्तिष्क से मांसपेशियां तक आदेश पहुंचाने का कार्य मोटर तंत्रिकाओं का करती हैं। संवेदी तंत्रिकाएं केवल उत्तेजनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मेडुला ऑब्लांगाटा और मेरुरज्जु मुख्यतः
अस्वैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रियाओं से संबंधित होती हैं। ये तो मतलब फिर डी कट हो गया। चलो देखते हैं इसको, बाद में बताते हैं इस क्वेश्चन को। AQI के अनुसार 2024-25 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो ये बार्नी हाट है। AQI या IQ एयर रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार बार्नीहाट जो है भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। बार्नीहाट असम मेघालय सीमा पर स्थित एक औद्योगिक क्षेत्र है। 2025 में महिला फुटबॉल में गेम चेंजर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये हैं अनीता असांते। तो वुमेन्स फुटबॉल अवार्ड 2025 में अनीता असांते को गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने महिला फुटबॉल के विकास, समानता और समावेशन और सकारात्मक बदलाव में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। भारतीय खान ब्यूरो को हाल ही में ई-गवर्नेंस 2025 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ये स्वर्ण पुरस्कार दिया गया। भारतीय खान ब्यूरो को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 नेशनल अवार्ड फॉर ई-गवर्नेंस 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जनवरी 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। 1 जून 2025 को वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय औद्योगिक परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये राजीव मेमानी है। राजीव मेमानी। तो 1 जून 2025 को राजीव मेमानी जो अर्न्स्ट एंड यंग इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO को वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने यह पदभार ग्रहण किया है और यह पूर्व अध्यक्ष संजीव पुरी का स्थान ले रहे हैं। खो-खो विश्व कप 2025 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली भारत में किया गया है। तो 13 से 19 जनवरी तक हुआ था। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ है, जिसे 20 पुरुष और 19 महिला टीम ने भाग लिया और भारत ने दोनों वर्गों में खिताब जीता है। जून 2025 में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने औद्योगिक क्रांति की पहल शुरू की है? तो ये है पंजाब। पंजाब प्रमुख विशेषता यह है कि 45 दिनों में स्वीकृत नहीं मिलने पर फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल के जरिए स्वचालित मंजूरी मिल जाएगी, जिससे सभी क्लियरेंस एक ही जगह मिलेगी। 2025 में FIDE विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये प्रणव वेंकटेश है। ऑप्शन ए चेन्नई के हैं ये। प्रणव इस खिताब को जीतने वाले चौथे भारतीय बने हैं। विजेता जो है वो विजेता एना सुखमन संभवतः रूस के हैं ये। 43वां संस्करण जो था, जो 23 फरवरी से 8 मार्च 2025 तक मोंटेनेग्रो के पेट्रोवेक में आयोजित की गई। विजन इंडिया @2047 योजना की तैयारी की जिम्मेदारी किस संस्था को सौंपी गई थी? तो ये नीति आयोग थे। नीति आयोग। तो विजन इंडिया @2047 योजना का उद्देश्य भारत की उसकी आज़ादी के 100 वर्ष तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। इस दीर्घकालिक रोड मैप की तैयारी की जिम्मेदारी नीति आयोग को सौंपी गई थी। यदि किसी परमाणु द्रव्यमान 37 है, न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, तो वह तत्व कौन सा है? ओके, देखिए 27 से 14 घटाओ 13 आया, और 13 किसका है? एल्यूमिनियम का। ऑप्शन सी एल्यूमिनियम का। जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 13 है वो एल्यूमिनियम है। ठीक है। कौन सा मादा का प्रजनन अंग है? तो ये गर्भाशय है। वृषण, शुक्रवाहिनी, पुरुषग्रंथ, ये नर का है, मेल का है। ठीक है। विश्व सूमो चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था थाईलैंड में, बैंकॉक में आयोजित किया गया था थाईलैंड में 13 से 14 सितंबर 2025 में।
आईआईटी मद्रास में शुरू किए गए भारतीय सेना के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो ये अग्निशोध है, ऑप्शन ए अग्निशोध। भारतीय सेना और आईआईटी मद्रास ने मिलकर अग्निशोध नामक एक शोध केंद्र शुरू किया है, जिसका उद्घाटन अगस्त 2025 में हुआ, जिसका लक्ष्य रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर लाना और प्रयोगशाला स्तर के नवाचारों को व्यापारिक समाधानों का बदलना और खासकर साइबर सुरक्षा, क्वांटम कंप्यूटिंग और मानव रहित प्रणालियों जैसे क्षेत्र में। उद्देश्य जो था वो से भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और तकनीकी सशक्तिकरण के लिए शैक्षणिक संस्थान, अनुसंधान और परिचालन आवश्यकता को जोड़ना था। उद्घाटन जो था वो सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा 4 अगस्त 2025 को किया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने हाल ही में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में पराबैंगनी तकनीक की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए किस आईआईटी को निर्देश दिए गए हैं? तो ये आईआईटी दिल्ली रही है। इसको कैसे याद रखेंगे? एनजीटी, जी और से दिल्ली। ओके। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में उपयोग की जा रही यूवी तकनीक की वास्तविक प्रभावशीलता का वैज्ञानिक आकलन करने के लिए आईआईटी दिल्ली को अध्ययन करने का निर्देश दिया। यह कदम अपशिष्ट जल उपचार की गुणवत्ता सुधारने और नदियों में प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से उठाया गया था। ठीक है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु पानी में तैरती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो वस्तु का घनत्व जो होता है वो पानी से कम होता है। हाँ, यदि ज़्यादा होगा घनत्व तो वो डूब जाएगी। वस्तु का द्रव्यमान बहुत कम, वस्तु कोई बल कार्य नहीं करता, पानी का घनत्व बहुत अधिक होता है। नहीं, अगर वस्तु का घनत्व अगर अधिक होगा तो वस्तु डूब जाएगी, और हल्की है तो वो पानी के ऊपर तैरेगी। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु द्रव में डाली जाती है तो उस पर उद्धव बल लगता है, जो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर है। यदि वस्तु का घनत्व द्रव पानी के घनत्व से कम होता है तो द्रव पर लगाया गया ऊर्ध्व बल वस्तु के भार से अधिक या बराबर हो जाता है, जिससे वस्तु पानी में तैरने लगती है। और पेड़ की जड़ और तने के ऊपरी सिरों पर लंबाई की वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो ये शीर्षस्थ विभुजोतक है। शीर्षस्थ विभुजोतक जड़ और तने के बढ़ते हुए सिरों पर पाया जाता है। यह कोशिकाओं के निरंतर विभाजन के द्वारा पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। पार्श्व विभुजोतक जो है वो मोटाई बढ़ाता है। अंतर्वर्ती विभुजोतक गांठों पर वृद्धि करते हैं, जबकि स्थायी ऊतक वृद्धि में सीधे भाग नहीं लेते हैं। यदि किसी कण का कोणीय वेग 3 रेडियन प्रति सेकंड है और वह 1.5 मीटर त्रिज्या पर स्थित हो तो रेखीय कोण और कोणीय वेग में अंतर अनुपात क्या होगा? तो देखिए, ये कोणीय वेग, देखिए रेखीय वेग जो है वो त्रिज्या गुणे कोणीय वेग है। तो यहाँ पे देखिए कोणीय वेग, रेखीय वेग इसको मानेंगे, कोणीय वेग W और R। यहाँ पे कह क्या रहा है? रेखीय वेग और कोणीय वेग, और R दिया है 1.5 मीटर, तो अनुपात क्या होगा? 1.5 मीटर ही होगा, ऑप्शन ए। मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का यूज़ करते हैं? तो ये अवतल दर्पण। देखिए, उत्तल दर्पण जो होता है वो हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है, समतल दर्पण अपने समान साइज का बनाता है। ठीक है। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करके क्योंकि जब दांत दर्पण के पास के फोकस और ध्रुव के बीच रखे जाते हैं तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा होता है। इसी कारण दांतों की बारीकियां स्पष्ट रूप से देखने में सहायता मिलती है। जब कोई वस्तु स्थित ऊंचाई स्थिति में या गति में होती है तो उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ना ही स्थिति से ना ही गति से, तो यहाँ पे हम यांत्रिक ऊर्जा टिक करेंगे। जब कोई वस्तु स्थित में होती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, और जब वह गति में होती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा मिलकर यांत्रिक ऊर्जा बनते हैं, तो यह गति के कारण प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जब आप किसी किताब को टेबल पर रखते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल किताब पर नीचे की ओर खींचता है और यह टेबल किताब पर ऊपर की ओर बल लगाती है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो ये न्यूटन का थर्ड नियम है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम, ऑप्शन सी। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है।
यदि किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो विद्युत धारा आधी कर दी जाए तो शक्ति का मान क्या होगा? तो शक्ति का मान जो होगा वो 1/4 हो जाएगा। चलो इसको देखते हैं कैसे। तो शक्ति का जो फार्मूला होता है वो धारा का स्क्वायर इंटू आर, मतलब प्रतिरोध। यहाँ आई डैश जो है वो I/2 और आर जो है वो भी आधी कर दी जाती है। तो यहाँ पे आई स्क्वायर 1/4 1/8 हो जाता है। तो और फिर आई स्क्वायर आर जो होता है वो पी है, तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। बक्सी कप 2025 का विजेता कौन बना है? तो ये भारतीय नौसेना अकादमी। उपविजेता राष्ट्रीय रक्षा अकादमी उपविजेता रही है। यह प्रतियोगिता मेजर जनरल रणवीर सिंह बख्शी द्वारा 1960 में शुरू की गई थी। 2025 में यह भारतीय नौसेना अकादमी अजमाल केरल में आयोजित किया गया था। आयोजन की तारीखें, यह प्रतियोगिता मार्च 2025 में आयोजित की गई थी, जो लगभग 23 या 24 मार्च 2025 के आसपास संपन्न हुई। निम्नलिखित में से कौन सा गोली दर्पण में कौन सा नहीं होता है? तो वक्रता केंद्र होता है, मुख्य अंश होता है, फोकस होता है, अपवर्तनांक नहीं होता। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, अपवर्तनांक। गोली दर्पण में वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष और फोकस जैसे गुण होते हैं क्योंकि ये सभी परावर्तन से संबंधित है। अपवर्तनांक केवल अपवर्तन से जुड़ा होता है जो लेंस या पारदर्शी माध्यम में पाया जाता है, दर्पण में नहीं। प्याज के ऊपरी भाग को काट दिया जाता है तो उसके जड़ों में वृद्धि क्यों नहीं हो पाती? तो प्याज का ऊपरी भाग जो है वो काटने से जड़ों की वृद्धि इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि सिरे पर शीर्षस्थ विभजोतक उत्तक होते हैं जो नई कोशिकाओं के निर्माण और जड़ की लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन्हें हटाने पर विकास रुक जाता है क्योंकि नई कोशिकाएं बन नहीं पाती और जड़ नीचे की ओर बढ़ना बंद कर देती है। इनमें से कौन सी अधातु है? तो लोहा, एल्यूमिनियम, सोना तो है बट हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन एक अधातु है जो समान परिस्थितियों के गैस के रूप में पाया जाता है। इससे धातु जैसे गुण नहीं होते हैं, जबकि लोहा, एल्यूमिनियम, सोना सभी धातु हैं। अक्टूबर 2024 में आयोजित विश्व खाद्य दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो ये जो आयोजन हुआ था विश्व खाद्य दिवस का, ये 16 अक्टूबर 2024 को मनाया गया, जो FAO की स्थापना का प्रतीक है। इसकी थीम है बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। इलेक्ट्रॉनों को साझा करके सहसंयोजक बंध कैसे बनते हैं? दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझा करने से। एक परमाणु में दूसरे इलेक्ट्रॉन, ये कैसे हो सकता है? धन और ऋण आयनों के आकर्षण से, नाभिकों के आपसी संलयन से नहीं। ऑप्शन ए है। सहसंयोजक बंधन तब बनता है जब दो परमाणु अपने संयोजक इलेक्ट्रॉन को आपस में साझा करते हैं जब ताकि वे अपनी बाहरी कक्षा में स्थिर बना सके। यह बंधन समानता अधातुओं के बीच पाया जाता है, जैसे H2O2 और H2O बन जाते हैं। मीजो इंडो 4000 बेनिफिट क्या है? तो मीजो इंडो 4000 रोबोटिक सिस्टम उन्नत सर्जिकल सटीकता और नियंत्रण जैसे लाभ प्रदान करता है, जिसे AI मैपिंग, 3D विजुअलाइजेशन, 5G टेलीसर्जरी जैसे उन्नत सुविधाओं के माध्यम से सुरक्षित न्यूनतम इनवेसिव प्रक्रियाओं को सक्षम बनाया जा सकता है, जिससे रोगियों को तेज़ी से रिकवरी और बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं और जटिल सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी अधिक सुलभ और सटीक हो जाती है। मादा में निषेचित अंडाणु कितने समय तक जीवित रहते हैं? तो ये 24 घंटे, ऑप्शन बी। मादा का अंडाणु जो है अंडोत्सर्जन के बाद सामान्यतः लगभग 24 घंटे तक जीवित रहता है। यदि इस अवधि के भीतर निषेचन नहीं होता है तो अंडाणु नष्ट हो जाते हैं। इस कारण गर्भाशय की संभावना अंडोत्सर्जन के समय सबसे अधिक होती है। WAQF अमेंडमेंट 2025 के तहत जब तक महिला को उसका शेयर नहीं मिल जाता है, क्या नहीं किया जा सकता है? तो वक्फ अमेंडमेंट 2025 के तहत जब किसी महिला, पत्नी, विधवा, तलाकशुदा या अनाथ को उसके हिस्से की विरासत नहीं मिल जाती, तब तक कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित दान नहीं कर सकता है। यानी उसे संपत्ति दान करने से पहले महिलाओं और अनाथों को उनके हिस्सा देना होगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें संपत्ति में उनके उचित हिस्से में वंचित ना किया जाए, जिससे पारिवारिक वक्फ में उनके अधिकारों की रक्षा हो सके और उन्हें संपत्ति से बेदखल ना किया जाए। उधर यदि कोई व्यक्ति 10 बीघा जमीन वक्फ करना चाहता है तो उससे पहले अपनी बेटी या विधवा बहन या अनाथ भतीजे को उनका हिस्सा देना होगा। उसके बाद ही बची हुई जमीन को वक्फ कर पाएगा। जून 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 29.6 लाख का जुर्माना किस पेमेंट्स बैंक पर लगाया है? तो ये फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड है।
सो ये आपकी क्लास हुई आज कंप्लीट। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।